बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद फवाद मलिक और आज का हमारा आर्टिकल है डॉपलर्स इफेक्ट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये इफेक्ट बहुत ही बेसिक सा है जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में जब भी रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करेगी, सुनी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में अपेरेंटली चेंज जनरेट हो जाता है। और इस फिनोमेनन को सबसे पहले ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट जोहान क्रिश्चियन डॉपलर ने ऑब्जर्व किया था। जब वो स्टार से आने वाली लाइट को स्टडी कर रहा था, उसने सेम सोर्स की लाइट लेबोरेटरी में जनरेट की और उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टार से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी से कंपेयर किया और रिजल्टिंग दोनों फ्रीक्वेंसीज में कुछ डिफरेंस जनरेट हो गया। जॉन डॉपलर ने यह सोचना शुरू किया कि ऐसा किस वजह से है। तो बात यह पता चली कि उस स्टार का अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में ये अपेरेंटली चेंज जनरेट हो रहा है। फिर इसी इफेक्ट को जॉन डॉपलर ने साउंड वेव्स के केस में यूज किया। उसके लिए एग्जांपल देखें तो फर्ज कर लें कि एक ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और दूर एक लोकोमोटिव है जो कि एक सायरन जनरेट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, लोकोमोटिव सायरन जनरेट करता हुआ ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है और उसको क्रॉस करता है, तो सुनी जाने वाली फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से हमें सुनाई देगी। जी स्टूडेंट्स, हमने सुना है कि जैसे लोकोमोटिव ऑब्जर्वर के पास आ रहा था, हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई सुनाई दे रही थी, और जैसे ही लोकोमोटिव ने ऑब्जर्वर को क्रॉस कर लिया तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो ऐसा किस वजह से होता है, उसके लिए देखिए कि फर्ज कर लें कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है और उसके सामने एक ऑब्जर्वर है। इनिशियली सोर्स ऑफ साउंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो रही है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्वर को एक सेकंड में रिसीव होने वाली फ्रीक्वेंसी फर्ज कर लीजिए 5 हर्ट्ज है। अब हम सोर्स को मूव करवाना शुरू करते हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ गई है और सेम 1 सेकंड के अंदर पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 से इंक्रीज होके 8 बन चुकी है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपेरेंटली बढ़ रही है। लेकिन अगर हम इनिशियल सिचुएशन को दोबारा से कंसीडर करें जिसमें सोर्स स्टेशनरी फॉर्म में साउंड जनरेट कर रहा था, अब हमने इसको ऑब्जर्वर से अवे मूव करवाना है विद द सेम कांस्टेंट स्पीड। अब स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी पहले वाली फ्रीक्वेंसी से कम हो जाती है और इसकी वैल्यू 3 हर्ट्ज आ जाती है, जो कि साउंड के कम होने का बायस बनती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि whenever there is a relative motion between source and observer, there is an apparent change in the frequency of sound and this effect is known as Doppler effect। आइए अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में हम लिखेंगे the apparent change in the frequency of sound due to relative motion between source and observer is called Doppler's effect। अब स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है जो कि एक साउंड जनरेट कर रहा है जिसकी स्पीड v, फ्रीक्वेंसी f और वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल है। हमने यहां पे डिफरेंट केसेस डिस्क्राइब करने हैं जिसमें हम सोर्स को मूव करवाएंगे टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फिर ऑब्जर्वर को मूव करवाएंगे टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स। तो आइए इसमें फर्स्ट केस को डिस्क्राइब करते हैं जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के लिहाज से स्टेशनरी होंगे। तो इसमें केस नंबर 1 है when
source and observer are stationary. इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें कि एक स्टेशनरी सोर्स एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और उसके सामने एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर खड़ा है। सोर्स से जनरेट होने वाली साउंड जितनी फ्रीक्वेंसी की है एज इट इज ऑब्जर्वर उसी फ्रीक्वेंसी को सुन रहा है, जिसके नतीजे में अगर हम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर डिस्क्राइब करें तो वो सिंपल फार्मूला से आ जाएगी विच इज एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय लैम्डा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू number of vibrations reaching observer in 1 second is F is equal to V divided by lambda. नंबर ऑफ वाइब्रेशन रीचिंग द ऑब्जर्वर इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? स्पीड ऑफ द साउंड वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। अब स्टूडेंट्स अगर यहां से हम वेवलेंथ की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ। इस सिचुएशन में चूंकि ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान में किसी किस्म की रिलेटिव मोशन नहीं है, इस वजह से हमें कोई चेंज सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं जिसमें हम ऑब्जर्वर को मूव करवाएंगे और सोर्स को स्टेशनरी रखेंगे। नेक्स्ट पोर्शन इसमें आ जाएगा व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट। स्टूडेंट्स इसमें देखिए कि हमारे पास एक सोर्स है जो कि एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ के इक्वल, वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल और स्पीड वी के इक्वल है। सामने एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। अब अगर आप ऑब्जर्वर को मूव करवाते हैं टुवर्ड्स द सोर्स या अवे फ्रॉम द सोर्स, तो दोनों सिचुएशंस में हम गौर करें तो हमें यह बात पता चलती है कि जो साउंड सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है। तो इस केस में आपने ये याद रखना है कि जब भी सोर्स रेस्ट पे होगा, सोर्स से प्रोड्यूस होने वाले साउंड की वेवलेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहां पे हम मेंशन कर देते हैं कि इन दिस केस वेवलेंथ ऑफ द वेव दैट रिमेन्स कांस्टेंट। वेवलेंथ सिर्फ उस सिचुएशन में चेंज होगी जब आप सोर्स ऑफ साउंड को मूव करवाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो केसेस, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। तो इसमें फर्स्ट केस बनेगा जो कि बेसिकली आर्टिकल का केस नंबर 2 है। इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं व्हेन observer is moving towards stationary source। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं हमारे पास एक सोर्स है जो कि वी स्पीड, एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ की साउंड को जनरेट कर रहा है और उसके सामने एक ऑब्जर्वर है। इनिशियली दोनों रेस्ट में हैं और इस सिचुएशन में ऑब्जर्वर को रिसीव होने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी सपोज कर लेते हैं 5 हर्ट्ज है। अब हम ऑब्जर्वर को कांस्टेंट स्पीड u नॉट से सोर्स की तरफ मूव करवाना शुरू करते हैं और अगर अब हम ऑब्जर्व करें तो वेव्स रीचिंग टू द ऑब्जर्वर इन 1 सेकेंड उसकी तादाद बढ़ गई है। अब स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि साउंड ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर साउंड की तरफ मूव कर रहा है। अब अगर हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें यह बात पता है कि जब भी दो वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा उन दोनों का सम होती है, जो कि इस केस में साउंड की स्पीड और ऑब्जर्वर की स्पीड का सम बन जाएगी। तो अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं
ये हमारे पास सोर्स है जो कि एक साउंड जनरेट कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी f और वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल है। जबकि इसके सामने हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि u नॉट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स। अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, दैट इज v रिलेटिव, विच इज इक्वल टू, इन दोनों वेलोसिटीज की डायरेक्शन चूंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है, हम इन दोनों का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। अब चूंकि स्टूडेंट्स यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, इस वजह से अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी भी होगा जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर दिस केस हम फ्रीक्वेंसी को नाम देते हैं fa, विच इज इक्वल टू v रिलेटिव डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब स्टूडेंट्स v रिलेटिव की वैल्यू हमने यहां पे डिस्क्राइब कर ली है, जबकि वेवलेंथ की वैल्यू v ओवर f होती है, वो हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। दोनों वैल्यूज हम इस रिलेशन में प्लेस करते हैं तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी, v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय v ओवर f। अब चूंकि ये f बटे का बटा है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिजल्टिंग अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी फॉर दिस केस v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय v मल्टीप्लाई बाय f, ये हमारे पास अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस रिलेशन के ऊपर गौर करते हैं तो हमें यह बात पता है कि ऊपर वाला फैक्टर चूंकि सम हो रहा है, इस वजह से न्यू फ्रीक्वेंसी या चेंज फ्रीक्वेंसी का आंसर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से हमेशा ग्रेटर आएगा, जो कि हम ऑब्जर्व भी कर चुके हैं कि जब भी एक ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ साउंड की तरफ मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करती है। यहां पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्रेटर होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में जिसमें ऑब्जर्वर को सोर्स ऑफ साउंड से हम अवे मूव करवाएंगे। आइए देखते हैं केस 3, when observer is moving away from stationary source। स्टूडेंट्स वंस अगेन हम वही सिनेरियो कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास एक सोर्स है जो कि v स्पीड, वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ और f फ्रीक्वेंसी की साउंड जनरेट कर रहा है और उसके सामने एक ऑब्जर्वर है। इनिशियली ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन में है तो नंबर ऑफ वेव्स रीचिंग द ऑब्जर्वर इन 1 सेकेंड, उसी तरीके से हम वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि 5 हर्ट्ज के इक्वल है। अब हम ऑब्जर्वर को कांस्टेंट स्पीड u नॉट से सोर्स से अवे मूव करवाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वेव्स रीचिंग द ऑब्जर्वर पर सेकंड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और हम सपोज कर लेते हैं कि इन दिस केस वो 3 रह जाती है। तो इस तरीके से रिलेटिव मोशन होगी। अब यहां पे रिलेटिव मोशन की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो चूंकि साउंड की डायरेक्शन और ऑब्जर्वर की स्पीड की डायरेक्शन सेम है, तो इस सिचुएशन में जब भी हमने रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करनी होती है तो हम बिगर स्पीड में से स्मॉलर स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ साउंड इज मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। इस वजह से यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम v में से u नॉट को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है जो कि v स्पीड, f फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ की साउंड जनरेट कर रहा है। इसके सामने एक ऑब्जर्वर है जो कि सेम स्पीड u नॉट से अवे फ्रॉम द सोर्स मूव कर रहे हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी के लिए v रिलेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, v माइनस u नॉट। अब स्टूडेंट्स चूंकि यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, इस वजह से डॉपलर इफेक्ट भी एग्जिस्ट करेगा और फ्रीक्वेंसी में चेंज भी जनरेट होगा। और इस केस के लिए हम चेंज इन फ्रीक्वेंसी को fb से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू v रिलेटिव डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब v रिलेटिव की वैल्यू हम यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं और लैम्डा की एज इट इज पहले वाली वैल्यू यूज की जाएगी और हमारे पास इस फॉर्मूला की शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी,
v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय v ओवर f। इसको अरेंज कर लेते हैं तो सेकंड केस की फ्रीक्वेंसी v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय v मल्टीप्लाई बाय f इस तरह से आ जाएगी। अब स्टूडेंट फॉर्मूला को देख के हमें पता चल रहा है कि ऊपर वाला फैक्टर v में से u नॉट को माइनस करने के बाद v से डिवाइड किया जा रहा है, तो डेफिनेटली एफ बी का आंसर हमेशा f से स्मॉलर होगा। और यह हमारी ऑब्जर्वेशन भी है कि जब भी हम सोर्स ऑफ साउंड से अवे मूव करते हैं तो इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती है, जो कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम यहां पे लिख सकते हैं कि इन दिस केस एफ बी इज स्मॉलर देन एफ। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमने नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चलना है, जिसमें हम ऑब्जर्वर को रेस्ट पोजीशन में रखेंगे जबकि सोर्स को मूव करवाएंगे। तो आइए अब हम इस केस को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सिचुएशन कंसीडर करते हैं। व्हेन सोर्स इज मूविंग। स्टूडेंट्स अभी हमने ये बात की थी कि वेवलेंथ तब तक कांस्टेंट रहती है जब तक सोर्स स्टेशनरी होता है। जैसे ही आप सोर्स को मूव करवाना शुरू कर देंगे तो वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाती है। यहां पे हमने इस चीज को स्टडी करना है कि किस तरीके से वेवलेंथ चेंज होती है। तो सपोज करें कि हमारे पास एक सोर्स है जो कि लैम्डा वेवलेंथ की साउंड जनरेट कर रहा है और उसके सामने एक ऑब्जर्वर है। इनिशियली चूंकि सोर्स रेस्ट पोजीशन में है, इस वजह से ऑब्जर्वर तक पहुंचने वाले साउंड की वेवलेंथ भी लैम्डा के इक्वल होगी, जिसको हम यहां पे नोट कर लेते हैं। अब इमेजिन करें कि ये सोर्स यूएस स्पीड से ऑब्जर्वर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में साउंड की वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है, जिसको हम लैम्डा सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर हम लैम्डा सी को लैम्डा के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि लैम्डा सी की वैल्यू लैम्डा से कम है। अब स्टूडेंट्स दोबारा इसी सिनेरियो को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन अब की दफा हमने सोर्स को यूएस स्पीड से ऑब्जर्वर से अवे मूव करवाना है। तो इस सिचुएशन में सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में जो साउंड है उसकी वेवलेंथ इनिशियल वेवलेंथ से बढ़ जाती है, जिसको हम लैम्डा डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे बात क्लियर हो जाती है कि जब भी सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होती है और वो डिपेंड करती है कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं व्हेन सोर्स मूव्स the wavelength of sound does not remain constant। अब स्टूडेंट ये वेवलेंथ कितना चेंज होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द सोर्स। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा लैम्डा, दिस इज द चेंज इन द वेवलेंथ विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। इसमें स्टूडेंट ये फैक्टर जो होता है दैट इज नोन एज डॉपलर्स शिफ्ट। तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा डेल्टा लैम्डा विच इज इक्वल टू यूएस डिवाइडेड बाय एफ। हम यहां से कह सकते हैं कि डॉपलर शिफ्ट की वैल्यू स्पीड ऑफ द सोर्स पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। अब स्टूडेंट हमने इसमें वो दो केसेस स्टडी करने हैं कि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा था और सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा था। तो आइए देखते हैं। तो केस नंबर 4 बनता है व्हेन
source is moving towards stationary observer. स्टूडेंट्स, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास वही सोर्स है जो कि लैम्डा वेवलेंथ, एफ फ्रीक्वेंसी और वी स्पीड की साउंड जनरेट कर रहा है और उसके सामने एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर खड़ा है। अब अगर हम यूएस स्पीड से सोर्स को ऑब्जर्वर की तरफ मूव करवाना शुरू कर देते हैं तो हम ये बात पहले ही डिस्क्राइब करके आए हैं कि वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है विच डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द सोर्स। तो इस केस में अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो वो v माइनस यूएस बन जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स सेम है। तो इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, दिस इज द सोर्स जो कि v स्पीड, f फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ की साउंड जनरेट करता है और इसके सामने एक ऑब्जर्वर खड़ा है। अगर हम इस सोर्स को यूएस स्पीड से ऑब्जर्वर की तरफ मूव करवा देते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, v रिलेटिव इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन में हम v में से यूएस को माइनस कर देंगे। अब इस केस में चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा, चेंज इन लैम्डा। सपोज कर लें जो वेवलेंथ ऑब्जर्वर को मिल रही है उसको हम नाम देते हैं लैम्डा सी का, लैम्डा सी दैट इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। अब यहां पे हमने डॉपलर शिफ्ट को ओरिजिनल वेवलेंथ में से इसलिए सबट्रैक्ट किया है क्योंकि वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ द सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। अब अगर हम इन दोनों की वैल्यूज प्लेस करते हैं तो लैम्डा सी की वैल्यू आ जाएगी v डिवाइडेड बाय एफ माइनस यूएस डिवाइडेड बाय एफ। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो लैम्डा सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, v माइनस यूएस डिवाइडेड बाय एफ। अब हम इस केस में चेंज इन फ्रीक्वेंसी को स्टडी करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, इस केस में फ्रीक्वेंसी को एफ सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा सी। अब स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट देखिए, एफ सी v की वैल्यू एज इट इज डिवाइडेड बाय लैम्डा सी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज v माइनस यूएस डिवाइडेड बाय एफ। इस रिलेशन को हम अरेंज कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, एफ सी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v माइनस यूएस मल्टीप्लाई बाय f। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द केस। बटे में सब्ट्रैक्शन का साइन है जिसकी वजह से यह वैल्यू डिक्रीज करेगी। अगर हम स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आंसर ग्रेटर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एफ सी इज ग्रेटर देन एफ, जो कि कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है कि अगर सोर्स ऑफ साउंड आपकी तरफ आ रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करती है। अब स्टूडेंट्स हम इसके लास्ट केस की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम सोर्स को ऑब्जर्वर से अवे मूव करवाएंगे। केस नंबर 5, when source is moving away from stationary observer। जी स्टूडेंट्स,
हम उसी सिनेरियो को दोबारा कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास एक सोर्स है जो कि v स्पीड, f फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ की साउंड जनरेट करता है। इसके सामने एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। इनिशियली ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वेवलेंथ कांस्टेंट है। जैसे ही हम सोर्स को यूएस स्पीड से ऑब्जर्वर से अवे मूव करवाना शुरू करते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान में जो साउंड है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज कर चुकी है, जिसको हम लैम्डा डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस केस को हम डिस्क्राइब करते हैं तो देखिए, दिस इज द सोर्स जो कि v स्पीड, f फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ की साउंड जनरेट करता है। इसके सामने एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। हम इस सोर्स को ऑब्जर्वर से अवे मूव करवाते हैं विद द कांस्टेंट स्पीड यूएस। इस केस में अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो v रिलेटिव दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से v प्लस यूएस आ जाएगा। अब चूंकि इस केस में भी रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है तो यहां पे डॉपलर इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, हम इस केस में चूंकि सोर्स मूव कर रहा है, पहले चेंज इन वेवलेंथ को स्टडी करते हैं। तो चेंज इन वेवलेंथ, इसको हमने नाम दिया है लैम्डा डी का, दैट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। यहां पे हमने ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा में डॉपलर शिफ्ट को ऐड इस वजह से किया है क्योंकि जब आप सोर्स को अवे मूव करवाते हैं तो इस सिचुएशन में साउंड बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर उसकी वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है। तो इंक्रीज की इस वजह से हम यहां पे प्लस का साइन यूज करेंगे। अब इन दोनों की वैल्यूज प्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा v डिवाइडेड बाय f प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी यूएस डिवाइड बाय f, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो लैम्डा डी की वैल्यू आ जाएगी v प्लस यूएस डिवाइडेड बाय f। दिस इज द वैल्यू ऑफ द न्यू वेवलेंथ। अब स्टूडेंट्स, हमने चूंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो इसके लिए हम लिखेंगे सो फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, इस केस में फ्रीक्वेंसी को हम एफ डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा डी। v एज इट इज आ जाएगा जबकि लैम्डा डी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, विच इज v प्लस यूएस डिवाइडेड बाय f। इसको अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट बन जाएगा एफ डी दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v प्लस यूएस मल्टीप्लाई बाय f, which is the value of the frequency for the case when source is moving away from the stationary observer। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिलेशन को गौर से देखते हैं तो इसके बटे में v और us दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आंसर इंक्रीज करेगा। अब अगर हम v को एक बिगर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर डिक्रीज करेगा। सो हम इस केस में लिख सकते हैं कि इन दिस केस एफ डी इज स्मॉलर देन f, जो कि हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है कि जब भी सोर्स ऑफ साउंड हमसे अवे मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती है। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 4 केसेस। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं डॉपलर इफेक्ट से रेलेवेंट, तो आइए उनको हम देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम उस कंडीशन को देखते हैं जिसमें सोर्स या ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है लेकिन डॉपलर इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो सपोज कर लें कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है जो कि रेस्ट पोजीशन में है और एक ऑब्जर्वर उसके गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इस सिचुएशन में बेशक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है लेकिन ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान में चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, इस वजह से आपको डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। इसी प्रोसेस में अगर आप ऑब्जर्वर को एट द सेंटर ऑफ द सर्कल रख लें और सोर्स को कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करवाना शुरू कर दें तो भी हमें किसी किस्म का डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में भी रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है। अब अगर एक और कंडीशन देखें, फर्ज कर लें कि हमारे पास एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर है जो कि दोनों इनिशियली अभी रेस्ट पोजीशन में हैं। अगर हम इन दोनों को सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू कर दें और अब अगर हम डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं तो इस सिचुएशन में भी डॉपलर इफेक्ट की वैल्यू 0 आती है
उसकी वजह यह है चाहे दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स मूव कर रहे हैं लेकिन उनकी रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होती है। तो पॉइंट हमें यहां से यह समझ आती है कि जब भी रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी आपको किसी किस्म का फ्रीक्वेंसी में चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। whenever relative motion between source and observer is zero, there is no Doppler effect। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए फर्ज कर लें कि हमारे पास एक सोर्स है और दो ऑब्जर्वर हैं ए एंड बी, जिसमें से ऑब्जर्वर ए सोर्स के करीब है जबकि ऑब्जर्वर बी सोर्स से कुछ फासले पे खड़ा हुआ है। अब अगर हम सोर्स से साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी। अब यहां पे फर्क इस चीज का है कि ऑब्जर्वर ए चूंकि सोर्स के करीब खड़ा हुआ है इस वजह से उसको लाउड साउंड सुनाई देगी और ऑब्जर्वर बी जो कि सोर्स से कुछ फासले पे है उसको लो वॉइस सुनाई देगी। तो यहां पे नंबर ऑफ वेव्स रीचिंग द ऑब्जर्वर इज सेम फॉर द ऑब्जर्वर ए एंड बी। तो हम कह सकते हैं कि डॉपलर इफेक्ट सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट बन जाएगा। डॉपलर इफेक्ट does not depend upon distance between source and observer। का आर्टिकल उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।